हेलो डियर स्टूडेंट्स, आदर्श की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं सुनील गौड़ आपके लिए लेकर आया हूँ आपका अगला जो टॉपिक है यूनिट नंबर 6 का जो तीसरा चैप्टर है। उस चैप्टर का नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, इसका मतलब आप जानते हो कौन सा? श्वसन तंत्र। ये श्वसन तंत्र क्या होता है इससे आप भली प्रकार से परिचित हो, क्योंकि आपने छोटी क्लासों में 10th क्लास में आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा। तो श्वसन तंत्र क्या होता है, और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है आपके लिए, क्योंकि वर्तमान की जो समस्या है, जो कोरोना है, कोविड-19 वायरस है, वो इसी तंत्र को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है, उसको संक्रमित करता है, और उसी से संबंधित ये बीमारी है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण भी है हमारे लिए। तो श्वसन तंत्र जो है वो एक ऐसा तंत्र है जिसमें क्या होता है कि भोजन के ऑक्सीकरण के द्वारा, एक शरीर का ऐसा तंत्र है जिसमें भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा क्या होगा, ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, तो ऊर्जा की उत्पत्ति के लिए क्या करना है हमें? ऊर्जा की उत्पत्ति के लिए ऑक्सीकरण करना पड़ेगा उसको, भोजन का। किसका करना पड़ेगा? भोजन का। तो भोजन के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होगी? हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये एक ऐसा तंत्र है जिसमें भोजन के ऑक्सीकरण के द्वारा शरीर की जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं उनको करने के लिए क्या प्राप्त होती है? हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ये अब देखिए होता क्या है इसमें। सबसे पहले कि ग्लूकोज का, इसमें देखो सबसे पहली चीज़ क्या होगा इसमें? ग्लूकोज का विखंडन। ग्लूकोज आप जानते ही हो, भोजन का जब पाचन होता है तो पाचन की क्रिया के बाद में हमने उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था कि उसमें क्या होगा, उसका डाइजेशन होने के बाद में एब्जॉर्प्शन होता है। तो एब्जॉर्प्शन किस फॉर्म में होता है? कार्बोहाइड्रेट का किस फॉर्म में होगा? ग्लूकोज के फॉर्म में। किस फॉर्म में होगा? ग्लूकोज के फॉर्म में। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है वो कहाँ जाता है? उसका अवशोषण हमने पढ़ा था आंत्र गुहा से। कहाँ जाता है? आंत्र की उपकला से शरीर की समस्त कोशिकाओं में रक्त के द्वारा उसको पहुंचा दिया जाता है। उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर जो सेल्स है, सेल्स के अंदर क्या होगा, इस ग्लूकोज का विखंडन होगा। ठीक है, या इसको हम क्या कह सकते हैं? ऑक्सीकरण भी कह सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन। और ये जो ऑक्सीडेशन है किसकी प्रेजेंस में होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ O2, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो इसमें देखो क्या होगा, ग्लूकोज का विखंडन या हम कह सकते हैं ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में हो रहा है? O2 की उपस्थिति में। ठीक है, ऑक्सीजन गैस जो है उसकी उपस्थिति में होता है। और क्या होगा बताइए? CO2 का निष्कासन होगा। ठीक है, जब ग्लूकोज का अपघटन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीकरण के द्वारा क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये देखिए इसमें इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन से हम इसको समझ सकते हैं इस टॉपिक को। ये है ग्लूकोज, और ग्लूकोज का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, इसमें हमने संतुलित नहीं किया इस समीकरण को, हमने इसको मोटा मोटी देखने के लिए एक प्रकार से इसको हमने रखा है। तो इसमें देखिए ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो है उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जल बनता है और ऊर्जा। ठीक है, हमारा मेन पर्पस क्या है? हमें ऊर्जा प्राप्त करनी है इससे, क्योंकि हमारी शरीर की जो जैविक क्रियाएं उसके संचालन के लिए क्या चाहिए? हमें ऊर्जा चाहिए। तो इसका निर्माण करने के लिए इस प्रक्रम की आवश्यकता होती है। ठीक है, और ये जो ऊर्जा है इसमें कुछ मात्रा जो है एटीपी के फॉर्म में बनती है। एटीपी एक ऊर्जा मुद्रा है, आप जानते हो, इसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, तो ये एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट के रूप में इसको यदि हम संतुलित करें तो ये संतुलन का आगे हम इसमें समीकरण देखेंगे इसके बाद में। तो ये देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए क्या होता है श्वसन। श्वसन वह जैविक प्रक्रिया है, क्या है ये? एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें भोजन के घटक, ठीक है, भोजन के जो फूड कंपोनेंट्स हैं, फूड कंपोनेंट्स में कौन कौन से होते हैं आप जानते ही हो, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और फैट है। ठीक है, मेन कंपोनेंट ये इसमें फूड कंपोनेंट के अंदर आते हैं। तो इसमें देखिए भोजन के घटकों में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इनका क्या हो रहा है? दहन। ठीक है,
किसकी उपस्थिति में हो रहा है? दहन का मतलब हम इसमें ऑक्सीडेशन से लेते हैं, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका क्या हो रहा है? दहन हो रहा है। और इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? क्या होगा बताइए? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण, जल का निर्माण, और क्या प्राप्त होती है हमें? ऊर्जा, एनर्जी प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसमें इक्वेशन देखिए, ये रही इसकी इक्वेशन, ग्लूकोज का फॉर्मूला। फिर इसमें 6 मॉलिक्यूल किसके लेते हैं हम? ऑक्सीजन के लेते हैं। और ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन के लिए हमें ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल लेने होंगे? 6 मॉलिक्यूल लेने होंगे। ठीक है, और उसके ऑक्सीडेशन से 6 मॉलिक्यूल किसके बनते हैं? CO2 के, कार्बन डाइऑक्साइड के बनते हैं। और 6 मॉलिक्यूल वाटर और प्लस एनर्जी। ठीक है, ATP में लें तो इसमें आप इसको जानते होंगे कि ऑक्सी श्वसन की श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, ऑक्सी और अनऑक्सी। तो ऑक्सी जो श्वसन है उसकी कंडीशन में क्या होगा? 36 या 38 यानी 36 या 38 जो ATP है उसका निर्माण होता है। और किलो कैलोरी में यदि लें तो 686 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण इसमें होगा। ठीक है, तो इसमें कितनी ATP बनती है? 36 या 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, किसके अपघटन से? ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के अपघटन से। ठीक है, यहां पर ये क्या है? ग्लूकोज है। ठीक है, तो हमने जो फूड कंपोनेंट के रूप में इसमें किसको लिया? ग्लूकोज को लिया। ठीक है ना, तो देखिए इसमें अब ये देखिए, ये आपने पहले पढ़ा होगा इसके बारे में कि ये एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया उससे कहते हैं जिसमें क्या है? ऊष्मा का क्या हो रहा है? क्षेपण, यानी ऊष्मा निकलती है, उत्पादित होती है। ठीक है, ऊष्मा का निर्माण होता है। तो ये क्या है? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये ऊष्मा जो ऊर्जा है ये निकलती है। ठीक है ना, तो ऊर्जा का निष्कासन हो रहा है, अतः ये कौन सी अभिक्रिया है बताइए? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। कौन सी? श्वसन। ठीक है, अब आते हैं हम इसके प्रकार में, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, तो आपने इसके बारे में भी पढ़ा होगा, नॉलेज है आपको इसके बारे में कि ये मेनली 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बताइए? एक तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और दूसरा इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, कौन कौन सा होता है? एक्सटर्नल और इंटरनल। ठीक है, 2 प्रकार के रेस्पिरेशन हम पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखिए एक्सटर्नल, या जिसको कहते हैं बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन से आप नाम से ही जैसे प्रदर्शित है कि बाह्य वातावरण से मनुष्य के शरीर का जो संपर्क है, मनुष्य के जो श्वसन तंत्र का जो संपर्क है वो क्या कहलाता है? बाह्य श्वसन कहलाता है। इसमें क्या होगा? वातावरण से मनुष्य का शरीर क्या लेगा? गैसों को ग्रहण करेगा और फेफड़ों के द्वारा उसमें ग्रहण करके उसको वापस वातावरण में छोड़ दिया जाता है। तो इतनी जो प्रोसेस है, कहाँ से? वातावरण से शरीर में और शरीर से वातावरण में। ठीक है, तो ये जो एक्सचेंज है किसका? गैसों का। तो ये गैसों का एक्सचेंज क्या कहलाएगा? बाह्य श्वसन या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए इसकी डेफिनेशन देखिए क्या होता है? प्राणी और वातावरण के बीच, देखो कहाँ किस किस के बीच हो रहा है? एक तो प्राणी, कोई भी जीव है, ठीक है, और वातावरण। ठीक है, प्राणी या हम कह सकते हैं प्राणियों में इसमें वनस्पति भी साथ में ही है। ठीक है ना, तो कोई भी सजीव देख लीजिए चाहे, तो उसमें कोई भी सजीव है और वातावरण है, उसके बीच में क्या होता है? गैसों का क्या हो रहा है? O2 और CO2 का आदान प्रदान हो रहा है। क्या हो रहा है? आदान प्रदान। ठीक है, अर्थात ऑक्सीजन का शरीर में आना और कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर चले जाना। ठीक है, एंटर और एग्जिट वाला सिस्टम है। तो ऑक्सीजन आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है। ठीक है, तो ये होता है कौन सा श्वसन होता है? बाह्य श्वसन या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, इसे हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी कहते हैं। पल्मोनरी रेस्पिरेशन यानी फुफ्फुस श्वसन कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन
सिर्फ और सिर्फ फुफ्फुस तक आती है और फुफ्फुस से जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड है वो वायु के साथ में बाहर निकल जाती है। तो वातावरण और फुफ्फुस का संपर्क है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन या फुफ्फुस श्वसन कहा जाता है। इसे ब्रीथिंग भी कहते हैं, सांस लेना। ठीक है, ये जो नॉर्मली हमारी सांस लेने की क्रिया जो है उसमें हम क्या करते हैं, गैसों को ग्रहण करते हैं और बाहर छोड़ते हैं, तो इसे सांस लेना, ब्रीथिंग या संवातन, वेंटिलेशन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है क्या कहलाती है, इसमें एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में ब्रीथिंग और वेंटिलेशन। ठीक है, इसके बाद में दूसरा जो पार्ट अपना आता है कौन सा, इंटरनल रेस्पिरेशन। कौन सा आता है, इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होगा, ये देखिए, अब इसका अंदर से संबंध लेंगे हम। ठीक है, एक्सटर्नल में बाह्य वातावरण का संबंध है, किसके साथ में, वायु ऑक्सीजन का, किसके साथ में, शरीर का जो श्वसन तंत्र है उसका, यानी फेफड़े है, फेफड़ों का बाह्य वातावरण के साथ संपर्क है, वहाँ से ऑक्सीजन आई और CO2 बाहर निकल गई। इसमें क्या होगा, आंतरिक यानी अंदर का, यानी हमारी जो सेल्स हैं, सेल्स में जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो संग्रहित रहते हैं, किसके रूप में, जैसे ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। ठीक है, वैसे ही फैट्स है और प्रोटीन है, ये जो संचित भोज्य पदार्थ हैं उनका क्या होगा बताइए, अपघटन होगा। तो यहाँ पर वो प्रोसेस चलेगी, कोशिका के अंदर चलता है ये सब कुछ। इसके लिए देखिए, शरीर के अंदर रुधिर एवं उत्तक द्रव्य के बीच, देखिए कहाँ कहाँ हो रहा है ये, रुधिर और उत्तक द्रव्य। ठीक है, उत्तक द्रव्य जो है उसके बीच में और रुधिर के बीच में होता है। ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को लेकर के आता है, कहाँ से लेकर के आएगा बताइए, फुफ्फुस से, फेफड़ों से। ठीक है, फेफड़ों से, वायु कुपिकाओं से जो ब्लड है उसको लेकर के आता है और उत्तक द्रव्य में छोड़ देता है। तो वहाँ पर जो गैसों का जो विनिमय होता है, किस किस के बीच में, रुधिर और उत्तक द्रव्य के बीच में जो गैसीय विनिमय होता है उसको क्या कहते हैं, आंतरिक श्वसन कहा जाता है। इसमें देखिए, हाँ, इसमें एक चीज़ और क्या होती है, मेन जो है श्वसन की जो प्रोसेस है वो यही है, क्योंकि यहीं पर क्या हो रहा है, ग्लूकोज का अपघटन हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का निर्माण हमारा यहीं पर होता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। ठीक है, कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है। कोशिकीय श्वसन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो हमारी कहाँ पर होती है, कंप्लीट कोशिका के अंदर। ठीक है, तो इसमें देखिए, कोशिका के अंदर हो रही है ये प्रोसेस जो है, इसमें जीव द्रव्य के अंदर क्या होगा, सबसे पहले दो प्रोसेस होती है इसमें। एक तो होती है ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें ग्लूकोज का पाइरूवेट में परिवर्तन होता है। ये जो प्रोसेस है इसको क्या कहा जाता है, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ये एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का, एक अणु ग्लूकोज का, ठीक है, कितने अणु, एक अणु ग्लूकोज से दो अणु पाइरूवेट या पाइरुविक एसिड जो है उसका निर्माण होता है। दो अणु पाइरूवेट का निर्माण होता है। ठीक है, किससे होता है, एक अणु ग्लूकोज के विघटन से। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस, ये कहाँ हो रही है बताइए, कहाँ हो रही है, ये होती है कोशिका द्रव्य में। जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर ये प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है कोशिका द्रव्य के अंदर। और दूसरी जो प्रोसेस होती है क्रेब्स चक्र है, उसके अंदर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया से, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। दूसरी प्रोसेस कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। जो क्रेब्स चक्र है ये कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगा, पाइरूवेट से, पाइरूवेट का अपघटन होगा और पाइरूवेट के अपघटन से किसका निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है ग्लाइकोलाइसिस, यहाँ पर आपकी 6 या 8 ATP एनर्जी जो है उसका निर्माण यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, जो कि आप प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, उसके अंदर पूरा का पूरा जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल है जो दिया हुआ है। ठीक है,
AMP पाथ बोलते हैं इसको, तो उसमें पूरी की पूरी प्रोसेस दी हुई है कि किस प्रकार से ATP का निर्माण होता है। दूसरी जो है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो क्रेब्स चक्र होगा, क्रेब्स चक्र इससे क्या होता है 30 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। कितनी ATP ऊर्जा बनती है? 30 ATP ऊर्जा बनती है। यहाँ पर पाइरुवेट का क्या होगा? अपघटन होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन है जो हमने पहले देखी थी। देखिए यहाँ पर ये जो सेल्स दी हुई है, इस सेल के अंदर ग्लूकोज जो है, ये ग्लूकोज भोजन के अवशोषण के बाद में कहाँ आता है? कोशिका के अंदर प्रवेश करता है, और उस कोशिका के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका क्या होगा? ग्लूकोज का अपघटन होगा। किसमें? पाइरुवेट में। ठीक है, अब ये पाइरुवेट जो है ये प्रवेश करता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स चक्र द्वारा, यहां पर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र के द्वारा क्या होगा? यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है और ATP बनती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है वो चलती है किसके अंदर? सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर। ठीक है, तो ये आपका हो गया कौन सा? सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, अब देखिए जो ऑक्सीजन के उपभोग के आधार पर या हम ये कह सकते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन को ही हमने कितने भागों में बांट दिया? और 2 भागों में बांट दिया। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने। एक तो एरोबिक रेस्पिरेशन, या जिसको बोलते हैं वायवीय श्वसन, या इसको एक नाम हम और देते हैं, आपने पढ़ा है इसके बारे में, ऑक्सी श्वसन। कौन सा श्वसन है ये? ऑक्सी श्वसन। दूसरा जो है अवायवीय, इसको हम कह सकते हैं अनोक्सी श्वसन। ठीक है, एनएरोबिक या अनोक्सी श्वसन। ठीक है, अब देखो वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन किसे कहते हैं? नाम से ही प्रदर्शित है क्या? ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और दूसरी जो है वो क्या है? अनॉक्सी, मतलब इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है ना, तो ये दोनों समझ में आ गया आपको कि वायवीय श्वसन किसे कहते हैं? वायु की उपस्थिति में, वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन कहा जाता है। और दूसरी जो है अनॉक्सी श्वसन, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। ये कहाँ होती है? आपको पता ही होगा कि हमारी जो मांसपेशियां हैं, ज़्यादा परिश्रम करने के कारण, थकान के कारण क्या होता है? वहाँ पर दर्द होने लग जाता है। वो किस कारण से होता है? कि हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में जो ऑक्सीजन होती है वो पूरी की पूरी काम में ले ली जाती है ग्लूकोज के अपघटन से एनर्जी के निर्माण में। बाद में क्या होता है? वो ऑक्सीजन खत्म होने के बाद में क्या होगा? अनॉक्सी कंडीशन के अंदर श्वसन होगा, रेस्पिरेशन होगा, और लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। ठीक है ना, तो वो जो कंडीशन है वो, और बैक्टीरिया के अंदर, यीस्ट के अंदर ये प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम किसके बारे में देखते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन या वायवीय श्वसन, या इसको एक नाम और वहाँ पे लिखा हुआ है, कौन सा? ऑक्सी श्वसन। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा? इस प्रकार के श्वसन में क्या होता है? भोजन का दहन, या इसको कह सकते हैं हम ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। तो भोजन का क्या हो रहा है? यहाँ पर दहन हो रहा है। देखिए मेन चीज़ क्या है इसमें? यहाँ पर नाम देखिए वायवीय, तो इसके अंदर क्या होगा? किसकी प्रेजेंस होगी? ऑक्सीजन की। ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए इसको ऑक्सी श्वसन भी कहा जाता है। ठीक है, और ये सभी जीवित कोशिकाओं में, लगभग सारी की सारी जो जीवित कोशिकाएं हैं उनमें ये प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? वही चीज़ हमने जो मेनली पढ़ी है कि क्या होगा? ग्लूकोज के एक अणु का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, अपघटन हो रहा है, और किसका निर्माण हो रहा है बताइए? ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, ये देखिए ये ग्लूकोज है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, जल बनेगा, और ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, तो मेन प्रोडक्ट जो हमें ऊर्जा बनानी है तो उसका निर्माण यहाँ पर होता है, और ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, किसके कंपैरिजन में? कंपेयर टू एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इसके कंपैरिजन में इसमें एनर्जी ज़्यादा बनेगी, और एनएरोबिक में एनर्जी कम बनती है। ठीक है, और इसमें देखिए कितनी एनर्जी बनती है?
मैंने बताया था 36 या 38 एटीपी, 38 एटीपी मॉलिक्यूल का निर्माण यहाँ पर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से होता है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो गया, एरोबिक रेस्पिरेशन या इसको ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन कहा जाता है। दूसरा आपका पार्ट है ऑक्सी श्वसन। ठीक है, या इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन या इसको बोलते हैं वायवीय श्वसन। ठीक है, आपको कहीं भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, तीनों एक ही नाम होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मेन चीज़ क्या है ये कि इसमें किसकी आवश्यकता नहीं होती, ऑक्सीजन की। तो इसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होती, तो ऑक्सीजन की अब्सेंस में काम हो रहा है ये। ठीक है ना, तो ऑक्सीजन कि इसमें ऑक्सी श्वसन है, इसमें वो अनऑक्सी श्वसन में होता है ये। इसमें क्या है, ऑक्सीजन जो है इसकी प्रेजेंस में काम होता है और इसमें श्वसनी पदार्थ का क्या हो रहा है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। श्वसनी पदार्थ क्या है, इसमें ये जो क्रियाकारक होते हैं हम जो काम में लेते हैं, जैसे भोज्य घटक है, भोज्य पदार्थ जो होते हैं, जैसे ग्लूकोज है जो कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है, ग्लूकोज है और फैटी एसिड्स है, ठीक है, या ग्लिसरॉल है, उनका ऑक्सीडेशन होता है, या एमिनो एसिड्स है जैसे प्रोटीन का ऑक्सीकरण होता है। तो उनके ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या बनता है, CO2 जल और काफ़ी मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है। काफ़ी मात्रा मतलब समझ गए ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में, किसकी कंपैरिजन में, अनऑक्सी श्वसन के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये ऑक्सी श्वसन है। इसमें हमने ये पहले वाली स्लाइड में भी यही देखा था, इसके बारे में ही हमने पढ़ा था कि इसमें 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। ये देखिए इसमें ये जो प्रोसेस है, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज जब कोशिका में प्रवेश करता है और कोशिका के अंदर जो ग्लाइकोलाइसिस होता है, ये ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस है वो ऑक्सी श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन यानी अनऑक्सी श्वसन दोनों के अंदर सेम होती है। मतलब ये ध्यान रखना, चाहे आप ऑक्सी श्वसन करा रहे हो चाहे अनऑक्सी श्वसन करा रहे हो, दोनों के अंदर ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होगी और वहाँ पर ग्लूकोज का अपघटन, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जो अपघटन है वो कितने, 2 मॉलिक्यूल पाइरुवेट के अंदर होता है। तो ये देखिए पाइरुवेट तक जो प्रोसेस है वो दोनों में सेम चलेगी। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, आगे की जो प्रोसेस है यानी क्रेब्स चक्र जो है, यहां पर देखिए जब ऑक्सीजन अब्सेंट हो, ठीक है, तो उसके अंदर देखो नो ऑक्सीजन, यहां पे है ना नो O2, तो इसमें क्या हो रहा है, यहां पर एल्कोहल व लैक्टिक अम्ल का निर्माण होगा। ये वो कंडीशन है कौन सी, अनऑक्सी वाली। ठीक है, ये होती है अनऑक्सी, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होती है। अब देखिए जब दूसरी कंडीशन क्या है, O2 प्रेजेंस है, O2 की प्रेजेंस में हो रहा है। O2 की प्रेजेंस में यहां पे क्या होता है, क्रेब्स चक्र होता है। ठीक है, और क्रेब्स चक्र के अंदर क्या होगा, जल का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है और ATP का निर्माण होता है। ठीक है, 30 ATP जो ऊर्जा है वो यहाँ पर बनती है और 8 ATP है वो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर बन जाती है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है वो किस में होती है, अनऑक्सी श्वसन के अंदर हो जाती है। इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कौन सा, अनऑक्सी श्वसन। कौन सा श्वसन है, अनऑक्सी श्वसन। ठीक है, या एनएरोबिक रेस्पिरेशन, या इसको एक नाम और देते हैं, कौन सा, अवायवीय। ठीक है, अवायवीय, अनऑक्सी या एन एरोबिक। देखिए इसमें डेफिनेशन देखिए, सबसे पहले इस प्रकार के श्वसन में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण के लिए ये कंडीशन, ये ध्यान रखना, O2 की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो O2 की कोई भी आवश्यकता इसमें नहीं है, O2 की अब्सेंस में ये प्रोसेस होती है। और इसमें अवायवीय श्वसन में क्या हो रहा है, ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण, वहां ध्यान रखना, वहां पर देखो इसमें कंपैरिजन यदि करें तो हम देखेंगे वहां पर क्या होता है, ग्लूकोज का कंप्लीटली ऑक्सीडेशन होता है, यहां पर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन पूरा नहीं होता है, जिससे
उत्पादों के रूप में क्या बनेगा, CO2, एथिल अल्कोहल या लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। किण्वन की जो क्रिया होती है उसमें क्या बनता है, एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है, और हमारी पेशी कोशिकाएं जो होती है वहां पर क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है। इसके अंदर क्या है, सबसे पहली चीज O2 एब्सेंट और ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। ठीक है, और वहां पर प्रोडक्ट क्या बन रहा है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या बन रहा है, जल और ऊर्जा। यहां पर क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है और या लैक्टिक एसिड बनती है। ऊर्जा है वो बहुत ही कम मात्रा में प्राप्त होती है हमें। ठीक है, तो ये देखिए इसकी इक्वेशन, इसमें ग्लूकोज का जो एक मॉलिक्यूल है उससे क्या बन रहा है, 2 मॉलिक्यूल एथिल अल्कोहल के बनते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा कितनी, 2 ATP ऊर्जा है वो यहाँ पर बनती है, किसमें, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है, अब देखो ये किस में होता है, कौन से जीवों में होता है ये, तो इसमें बैक्टीरिया है, फंगस है, और अंकुरण करने वाले जो बीज होते हैं, अंकुरित बीज होते हैं, उनके अंदर ये इस प्रकार का रेस्पिरेशन है वो होता है। कौन सा, अवायवीय या एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। यहाँ पे देखिए, इसमें ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के मांसपेशियों में, देखिए यहाँ पे मांसपेशियों में क्या बन रहा है, लैक्टिक अम्ल। और बैक्टीरिया और यीस्ट में क्या बनेगा, बैक्टीरिया और यीस्ट की सेल में क्या बनेगा, एथिल अल्कोहल बनता है। ठीक है, इसे देखिए, इसको एक नाम और देते हैं, शर्करा किण्वन भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, शर्करा किण्वन। ठीक है, ग्लूकोज क्या है, एक शर्करा है, और उस शर्करा का क्या हो रहा है, यहाँ पे किण्वन हो रहा है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत होने वाले संपूर्ण प्रक्रम को क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये इसकी इक्वेशन है, और यहाँ पर ये देखिए ये यीस्ट है और ये ग्लूकोज है। यीस्ट है, उसको ग्लूकोज में डालने पर ये इसका क्या करता है, अनोक्सी अवस्था में किण्वन की क्रिया करता है और क्या बना रहा है, एथेनॉल। क्या बना रहा है, एथेनॉल। ठीक है, और इसमें देखिए एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर किण्वन की क्रिया के द्वारा शराब तथा सिरके का निर्माण किया जाता है। शराब जो है इसका व्यापारिक महत्व भी है इस प्रोसेस का। ठीक है, तो शराब के निर्माण में जो शराब के उद्योग है उनके अंदर ये क्या करते हैं, इसके द्वारा यीस्ट के द्वारा क्या बनाया जाता है, शराब का निर्माण किया जाता है किण्वन की क्रिया के द्वारा अनोक्सी कंडीशन के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद में हम जो है अगला जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।